हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन जो आप अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज की क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए आज की सेशन को देखते हैं। आज की सेशन में कुल 20 क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए आज की क्लास में हमारा पहला सवाल है, राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा संसद के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर अनुमोदित होना आवश्यक है। यानी राष्ट्रपति अगर कोई राष्ट्रीय आपात की घोषणा करते हैं तो उसे कितने दिनों के भीतर उसे अनुमोदित होना आवश्यक है, यानी कि बदलते रहना होगा। तो आंसर हो जाएंगे इसके 1 माह के भीतर। 1 माह के भीतर उसे अनुमोदित करना आवश्यक होगा। 1 माह यानी कि 30 दिन के भीतर उसे अनुमोदित करना आवश्यक होगा। अगर बात करें फ्रेंड्स, राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति किस आर्टिकल के तहत करते हैं, तो आर्टिकल 352 के तहत करते हैं। राष्ट्रीय आपात की घोषणा आर्टिकल 352 के तहत करते हैं। और अगर बात करें राष्ट्रपति जो राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा 352 का प्रयोग कितने बार किया जा चुका है, तो अभी तक भारतीय इतिहास में 3 बार इसका उपयोग किया जा चुका है। और कब कब किया जा चुका है, तो ध्यान रखना फ्रेंड्स, 1962 में किया गया था पहली बार, 1962 में। दूसरी बार प्रयोग किया गया था 1972 में, ध्यान रखना है 1962 में, 1972 में। और आखिरी बार किया गया था 1975 ईस्वी में, 1975 ईस्वी में यानी 1975 में किया गया। ध्यान रखना है फ्रेंड्स, अब तक राष्ट्रीय आपात की घोषणा 3 बार किया जा चुका है, 1962 में, 1972 में और 1975 में। ध्यान रखना है। और इस राष्ट्रीय आपात को राष्ट्रपति कितने माह के भीतर अनुमोदित कर सकता है, तो 30 दिन के भीतर यानी 1 महीने के भीतर उसे अनुमोदित करना आवश्यक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक तरफ है संस्था और एक तरफ है संस्थापक व्यक्ति, तो इसे सुमेल करना है। सुमेल से रिलेटेड फ्रेंड्स कई सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए हमने 3-4 क्वेश्चन को करीब सुमेलित से रखे हैं, जो सुमेलित करने के माध्यम से एक ही प्रश्न में हम 3 क्वेश्चन को कवर कर लेंगे, यानी टोटल 4। इसमें है अभिनव भारत संस्था और भगत सिंह, यानी अभिनव भारत संस्था की स्थापना किसने, भगत सिंह ने। ये आपको मिलान करना है, तो इसे मिलान कर लेते हैं। अभिनव भारत संस्था की स्थापना किसने की, तो बी.डी. सावरकर ने की। ध्यान रखना है, बी.डी. सावरकर ने की। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किसने की, तो इसकी स्थापना किसने की, एन.एम. जोशी ने की थी। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना किसने की, एन.एम. जोशी ने की। और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी, तो चंद्रशेखर आज़ाद ने की। ध्यान रखना है फ्रेंड्स, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी, तो चंद्रशेखर आज़ाद ने की थी। और नौजवान सभा की अगर बात करें तो नौजवान सभा की स्थापना भगत सिंह ने की थी। यानी इससे हमारे ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अभिनव भारत संस्था की स्थापना बी.डी. सावरकर ने की। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना एन.एम. जोशी ने की। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना चंद्रशेखर आज़ाद ने की। और नौजवान सभा की स्थापना भगत सिंह ने की। यानी एक क्वेश्चन से हमने फ्रेंड्स 4 क्वेश्चन को कवर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन, एक तरफ है अभ्यारण्य और एक तरफ है राज्य, यानी सुमेलित नहीं है, उसे ढूंढना है। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश, जयसमंद वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान, केरेला वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश और नाहरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य कर्नाटक है। तो इनमें से सही आंसर हो जाएंगे फ्रेंड्स आपके नाहरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य है, जो ये कर्नाटक में नहीं है, यानी ये गलत है। बल्कि चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में है, ये सही है। जयसमंद वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान में है और केरेला वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश में है। ध्यान रखना है। और ये डी जो ऑप्शन है, ये नागरहोल वन्यजीव अभ्यारण्य कर्नाटक में है। ध्यान रखना है, नाहरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य नहीं है, बल्कि नागरहोल वन्यजीव अभ्यारण्य कर्नाटक में है। ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित नहीं है, उसे ढूंढना है। यानी कि अकबर द्वारा किए गए कार्य और किस वर्ष में किया गया था, तो इसके सीधे आंसर देखते हैं फ्रेंड्स। जो इलाही संवत की शुरुआत जो है ये 1582 में की गई थी, ये प्रश्न गलत है। यानी इलाही संवत की शुरुआत 1582 में नहीं की गई थी। ध्यान रखना है। इसके अलावा देखते हैं जजिया कर की समाप्ति की थी अकबर ने 1564 ईस्वी में, और मजहर की घोषणा की थी 1579 ईस्वी में। ध्यान रखना है, मजहर की घोषणा 1579 में। और फतेहपुर सीकरी की स्थापना की थी अकबर ने 1571 ईस्वी में। ध्यान रखना है, ये कई सारे एग्जाम में पूछे गए फ्रेंड्स। फतेहपुर सीकरी की स्थापना कब की थी, तो ध्यान रखना है 1571 ईस्वी में, 1571 ईस्वी में। ध्यान रखना है कब, 1571 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1857 की क्रांति के ठीक बाद कौन सा विद्रोह हुआ था। ध्यान रखना है, 1857 की क्रांति के बाद कौन सा विद्रोह हुआ था, तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, गौर फरमाइएगा थोड़ा। सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह कब हुआ था, 1763 से 80 के बीच हुआ था। 1763 से 80 के बीच हुआ था। और संथाल विद्रोह जो है, ध्यान रखना है, तो ये 1855 से 56 में हुआ था। 1855 से 56 में हुआ था, यानी ये संथाल विद्रोह भी खत्म और सन्यासी विद्रोह खत्म। बचा मेरा नील विद्रोह। नील विद्रोह की अगर बात करें तो नील विद्रोह मेरा कब हुए थे, नील विद्रोह मेरा 1859 से 60 ईस्वी में हुए थे। नील विद्रोह 1859 से 60 ईस्वी में थे, यानी कि 57 के बाद वाले ईस्वी है 1859 से 60, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा। संथाल विद्रोह नहीं हुआ, मेरा आंसर हो जाएंगे नील विद्रोह। यानी 1857 की क्रांति के ठीक बाद कौन सा विद्रोह हुआ था, तो ध्यान रखना है कौन सा विद्रोह, नील विद्रोह। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट छठा क्वेश्चन है, निम्न में से किस समिति चुनाव सुधार से संबंधित है। यानी ये हमारे प्रश्न हो जाएंगे फ्रेंड्स इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, जो हमने कई सारे सब्जेक्ट को क्वेश्चन को लेकर कलेक्ट किए हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन को ही सिलेक्ट किए हैं। हिस्ट्री से, पॉलिटी से, जियोग्राफी से, वर्ल्ड हिस्ट्री से कलेक्ट किए हैं। तो ये हो गया मेरा इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन, कौन सी समिति का संबंध चुनाव सुधार से संबंधित है, तो इसके आंसर हो जाएंगे आपका उपरोक्त तीनों, यानी कि दिनेश गोस्वामी समिति, इंद्रजीत गुप्ता समिति और बोहरा समिति, तीनों के तीनों जो है ये चुनाव सुधार से संबंधित है। उपरोक्त तीनों जो है चुनाव सुधार से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएंगे हमारा डी नंबर। ओम प्रकाश समिति की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो ये आपको हमें कॉमेंट बॉक्स पर जवाब देना है कि ओम प्रकाश समिति का संबंध किससे है। उपरोक्त तीनों तो हमने बता दिया कि चुनाव सुधार से संबंधित है, लेकिन ओम प्रकाश समिति का संबंध किस समिति से, ये आपको कॉमेंट बॉक्स पर जानकारी जरूर देना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
सुमेलित करना है, निम्न सुमेलित करना है, इन्हें सुमेलित नहीं है, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है। मामलुक देश, मामलुक वंश होता है फ्रेंड्स यहाँ, मामलुक वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की, ये बात सही है। मामलुक वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की। लोदी वंश, लोदी वंश की स्थापना इब्राहिम लोदी ने की, ये गलत है फ्रेंड्स। जो लोदी वंश की स्थापना बहलोल लोदी ने की थी, ध्यान रखना है। लोदी वंश की स्थापना बहलोल लोदी ने की थी, बहलोल लोदी ने की थी लोदी वंश की स्थापना। और सैयद वंश की स्थापना खिजर खान ने की थी, और खिलजी वंश की स्थापना जलाउद्दीन खिलजी ने की। ध्यान रखना है, खिलजी वंश की स्थापना जलाउद्दीन खिलजी ने की, और लोदी वंश की स्थापना बहलोल लोदी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तुजुक ए बाबरी का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तुजुक ए बाबरी का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो ध्यान रखना है, अब्दुल रहीम खान खाना ने। तुजुक ए बाबरी का फारसी में अनुवाद किसने किया था? अब्दुल रहीम खान खाना ने। अगर बात करें फ्रेंड्स अबुल फजल, अबुल फजल ने किसकी रचना की थी? तो अकबरनामा की रचना की थी और आइन अकबरी की रचना की थी। अकबरनामा और आइन अकबरी की रचना की थी किसने? अबुल फजल ने। और बीरबल जो थे फ्रेंड्स, ये अकबर के समकालीन थे। ध्यान रखना है, बीरबल जो थे ये अकबर के समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 42वें संविधान संशोधन यानी पॉलिटिक्स से क्वेश्चन है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किन नए शब्दों को जोड़ा गया था? तो ध्यान रखना है फ्रेंड्स, 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में 3 शब्दों को जोड़ा गया, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और राष्ट्रीय अखंडता। 3 शब्द जोड़े गए हैं, जो समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और राष्ट्रीय अखंडता। ध्यान रखना है, 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। और अगर बात करें फ्रेंड्स बंधुत्व की बात करें, बंधुत्व जो है ये स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा जो लिया गया था अपने भारतीय संविधान में, ये फ्रांस देश से ली गई थी। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का जो नारा लिया गया था किस देश से लिया गया था? फ्रांस से लिया गया था। ध्यान रखना, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएंगे सी, यानी 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में किसके विरोध में बम फेंके थे? यानी किस बिल के विरोध में बम फेंके थे? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, ये कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं फ्रेंड्स, तो इसके सही आंसर हो जाएंगे ए और बी दोनों, यानी ट्रेड डिस्प्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में बम फेंका था। और ये बम कब फेंके थे फ्रेंड्स? ध्यान रखना है, 1929 में बम फेंके थे। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त केंद्रीय असेंबली में कब बम फेंकते हैं? 1929 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नोट जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, दचिग्राम राष्ट्रीय उद्यान किस वन्य जीव के लिए प्रसिद्ध है? दचिग्राम राष्ट्रीय उद्यान जो है किस वन्य जीव के लिए प्रसिद्ध है? तो ध्यान रखना है, गूल के लिए प्रसिद्ध है। दचिग्राम वन्यजीव अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गूल के लिए प्रसिद्ध है। अगर बात करें फ्रेंड्स जंगली कुत्ता के लिए कौन से अभयारण्य प्रसिद्ध है? तो जंगली कुत्ता के लिए सोमेश्वर अभयारण्य, सोमेश्वर अभयारण्य जो है ये जंगली कुत्ता के लिए प्रसिद्ध है। और ये किस राज्य में है? कर्नाटका राज्य में है। कर्नाटक राज्य में स्थित है सोमेश्वरी अभयारण्य, जो जंगली कुत्ता के लिए प्रसिद्ध है। और दचिग्राम वन्यजीव अभयारण्य की बात करें फ्रेंड्स, तो ये किस राज्य में स्थित है? दचिग्राम वन्यजीव अभयारण्य ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। ध्यान रखना है, दचिग्राम वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। इनके अलावा एक और वन्यजीव अभयारण्य है फ्रेंड्स, किश्तवाड़ वन्यजीव अभयारण्य। किश्तवाड़ वन्यजीव अभयारण्य जो है जम्मू कश्मीर में, और दचिग्राम वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में है। ध्यान रखना है, दचिग्राम राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो हिंगुल के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी प्रकार की सरकारी आय तथा व्यय निम्न में से किस में जाते हैं? ये पॉलिटिकल क्वेश्चन हो गए फ्रेंड्स एक तरह से। सभी प्रकार की सरकारी आय तथा व्यय किस में जाते हैं? इसके सही आंसर हो जाएंगे भारत के समेकित निधि में, यानी कि संचित निधि में। भारत के समेकित निधि बोले या फिर संचित निधि में बोले, आय तथा व्यय का किस में जाते हैं? तो भारत की समेकित निधि में। अगर बात करें फ्रेंड्स इसका उल्लेख किस आर्टिकल में है समेकित निधि का? इसके आंसर हो जाएंगे 266 में। 266 में इसका उल्लेख है, समेकित निधि का उल्लेख है 266 में। और अगर बात करें आकस्मिक निधि, संविधान के किस अनुच्छेद में आकस्मिक निधि का उल्लेख है? तो इसका आंसर हो जाएंगे 267 में। 267 में आकस्मिक निधि की चर्चा है। ध्यान रखना फ्रेंड्स, आकस्मिक निधि का संबंध है 267 से, और भारतीय समेकित निधि का संबंध है 266 से, जो समेकित निधि में आय तथा व्यय का संग्रह किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान स्थापित समानांतर सरकारों में सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाली सरकार कौन थी? यानी किस जगह पे सबसे ज़्यादा समय तक सरकार रहे थे? तो इसका आंसर हो जाएंगे 17। ठीक है, ध्यान रखना है, 17 में ध्यान रखना है। अगर बात करें फ्रेंड्स बलिया जिले, बलिया जो है, बलिया किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ध्यान रखना है, बलिया जो है ये यूपी का एक जिला है, यूपी स्टेट का एक जिला है, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्मस्थली है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जन्मस्थली है बलिया जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैन धर्म, जैन धर्म के 5 महाव्रतों में निम्न में से कौन नहीं है? यानी जैन धर्म में जो 5 महाव्रत प्रदान किए गए थे फ्रेंड्स संतों के द्वारा, तो इनमें से कौन सा है जो साम्यवाद में शामिल नहीं है? इसमें साम्यवाद शामिल नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, साम्यवाद नहीं है। जैन धर्म के 5 महाव्रतों में कौन शामिल नहीं है? तो साम्यवाद। इनके अलावा 5 अगर बात करें फ्रेंड्स, तो एक है अहिंसा है, अस्तेय है और अपरिग्रह है। इनके अलावा 2 जो मेरे बच्चे फ्रेंड्स, उनमें से 2 हो जाएंगे, एक हो जाएंगे सत्य और एक हो जाएंगे ब्रह्मचर्य। एक हो जाएंगे सत्य और एक हो जाएंगे ब्रह्मचार्य, टोटल 5। ध्यान रखना है, सत्य हो जाएंगे, अहिंसा हो जाएंगे, अस्तेय हो जाएंगे, अपरिग्रह हो जाएंगे और ब्रह्मचार्य हो जाएंगे। ध्यान रखना है, जैन धर्म के 5 महाव्रत हैं। तो इनमें से अस्तेय का मतलब है फ्रेंड्स कि चोरी ना करना, अस्तेय का अर्थ है चोरी ना करना, और अपरिग्रह का अर्थ है धन जमा नहीं करना। ध्यान रखना फ्रेंड्स, ये कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि जैन धर्म के महाव्रतों में अस्तेय का क्या अर्थ है, तो आपको आंसर टिक करना है कि चोरी नहीं करना। इस तरह से भी सवाल पूछे जाते हैं। ध्यान रखना, जैन धर्म में कुल 5 महाव्रत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्न में से तट से कितनी दूरी को प्रादेशिक जल के रूप में जाना जाता है? समुद्री तट जो है अपना भारत भूमि का, तो इनमें से कितनी दूरी तक प्रादेशिक जल के रूप में जाना जाता है? तो इसके सही आंसर हो जाएंगे 12 मील तक। 12 समुद्री मील तक जो है भारत की प्रादेशिक सीमा के रूप में जाना जाता है।
इनके अलावा अगर बात करें फ्रेंड्स कि भारत की तटीय सीमा की लंबाई कितनी है, भारत की तटीय सीमा की लंबाई हो जाएंगे 7516 किमी। भारत के तटीय सीमा की लंबाई हो जाएंगे 7516 किमी। ध्यान रखना है, कई सारे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, लेकिन इनमें इस क्लास में जितने भी क्वेश्चन पढ़ाए जाते हैं फ्रेंड्स, मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन ही पढ़ाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति के बारे में कौन से कथन सही है, यानी सही कथन आपको चुनना है। राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है किंतु राष्ट्र का शासन नहीं करता। तो बिल्कुल सही बात है फ्रेंड्स, राष्ट्रपति जो है भारत के राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करते हैं और शासन नहीं करते हैं। ध्यान रखना है, शासन प्रमुख नहीं होते हैं। तो इसके ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति के बारे में कौन से कथन सही है, तो भारत के राष्ट्रपति जो है राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करते हैं किंतु शासन का प्रमुख नहीं होते हैं। ये ऑप्शन हमारे सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंद अर्थव्यवस्था। बंद अर्थव्यवस्था हुआ है जो, बंद अर्थव्यवस्था के बारे में बताना है। बंद अर्थव्यवस्था हुआ है जो दूसरी अर्थव्यवस्था से व्यापार नहीं करें, दूसरी अर्थव्यवस्था से व्यापार नहीं करें, ये हमारे ऑप्शन हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स, राष्ट्रीय राजमार्ग 1A को किससे जोड़ता है, यानी यहाँ डैश होता है फ्रेंड्स, किस दर्रे होते हुए कश्मीर घाटी को जोड़ता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1A जो है किस दर्रे होते हुए कश्मीर घाटी को जोड़ता है। तो इसमें थोड़ा ध्यान से समझना है फ्रेंड्स, इसे ऑप्शन से मदद से बनाते हैं। नंबर 1 जो है खैबर दर्रा। खैबर दर्रा जो है हमारा, ये भारत में नहीं है बल्कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच अवस्थित है, यानी ये नंबर ऑप्शन नहीं होंगे हमारे। खैबर दर्रा पाकिस्तान अफगानिस्तान को जोड़ते हैं। जबकि नाथुला दर्रा जो है ये सिक्किम में अवस्थित है। ध्यान रखना है, सिक्किम में अवस्थित है। जबकि कश्मीर घाटी हमारा कहाँ है, कश्मीर में अवस्थित है, तो सिक्किम से कोई ताल्लुक नहीं है। काराकोरम दर्रा और रही मेरी जोजिला दर्रा। तो काराकोरम दर्रा जो है फ्रेंड्स, ये सबसे ऊपरी छोर पर अवस्थित है, कश्मीर के सबसे आखिरी शीर्षोत्तम बिंदु पर अवस्थित है काराकोरम दर्रा। इसलिए हमारा ऑप्शन जो है बी हो जाएगा आंसर, जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा जो है कश्मीर घाटी को लेह से जोड़ता है। ध्यान रखना है, जोजिला दर्रा जो स्थित है कश्मीर घाटी को जोजिला दर्रा से जोड़ता है। तो इसके ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ध्यान रखना है, खैबर दर्रा पाकिस्तान अफगानिस्तान में, नाथुला सिक्किम में, और काराकोरम दर्रा जो स्थित है ये कश्मीर के शीर्ष में स्थित है। और बचा जो हमारा जोजिला, ये हो जाएंगे मेरा कश्मीर घाटी को लेह से जोड़ता है। नेक्स्ट हमारा आज की क्लास का आखिरी प्रश्न है फ्रेंड्स, दक्षिण पश्चिम मानसून की अवधि के दौरान तमिलनाडु सूखा रहता है क्योंकि। तो इसमें समझना है फ्रेंड्स, दक्षिण पश्चिम मानसून जो होते हैं भारत के दक्षिण पश्चिम एरिया से प्रवेश करते हैं। ये हमारा तमिलनाडु का एरिया, यह हो जाएगा हमारे पश्चिमी तट। तो इनमें दक्षिण पश्चिम मानसून की अवधि में तमिलनाडु सूखा क्यों रहता है, तो इसमें जो है यह वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है, या फिर ताप इतना अधिक होता है कि पवन ठंडी नहीं हो पाती है, या फिर पवन इस क्षेत्र तक नहीं पहुंचती है, या फिर इस क्षेत्र में कोई भी पर्वत नहीं है। तो इसके सही आंसर हो जाएंगे फ्रेंड, यह वृष्टि छाया क्षेत्र में अवस्थित है। वृष्टि छाया क्षेत्र होने का मतलब ये पश्चिमी तट जो है ये पठारी एरिया है, पश्चिमी तट जो है पठारी एरिया है। और इसी क्षेत्र से अगर दक्षिण पश्चिम मानसून प्रवेश करती है, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून प्रवेश करती है, जिसके दौरान यहाँ से पर्वत से टकराते हैं और इसी पे सर्वाधिक वर्षा हो जाते हैं। इसी पे सर्वाधिक वर्षा होने की वजह से हम लोग क्या पढ़ते हैं कल की क्लास में, कि पश्चिम तट जो है सदाहरित वन पाए जाते हैं और ये वाला एरिया सूखा रह जाते हैं। और इन वाला एरिया में कब बारिश होते हैं, यानी तमिलनाडु के तट पर कब वर्षा होते हैं, तो लौटते हुए मानसून से प्रवेश होते हैं, यानी कि उत्तर पूर्व से वर्षा होती है। तमिलनाडु के तट पर कब वर्षा होते हैं, तो उत्तर पूर्व जब मानसून लौटती है, यानी मानसून के लौटने के दौरान तमिलनाडु के तटों पर वर्षा होती है और जाड़े के दिनों में वर्षा होती है। ध्यान रखना है, कब वर्षा होती है, तमिलनाडु के तटों पर जाड़े के दिनों में वर्षा होती है। यानी ऑप्शन नंबर हमारा ये सही रहा कि यह वृष्टि छाया क्षेत्र में अवस्थित है। तो फ्रेंड्स आज का ये सेशन हमारा टॉप 20 प्रश्न का सेशन यहीं से समाप्त हुआ। तब तक फ्रेंड्स जाने से पहले आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल टेस्ट सीरीज में नए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर वीडियो के प्रश्न की क्वालिटी और कंटेंट अगर पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक और एक दूसरे के बीच शेयर जरूर कीजिएगा। मैं आपके लिए इस तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिलेक्टेड क्वेश्चन को हर रोज क्लास में शामिल करते हुए लेकर हाजिर होंगे। तो अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट इसी तरह के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।